वेलकम स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स के बी पार्ट का फर्स्ट लेसन है। मतलब जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा ही था कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आज अपन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेशन यही बोलती है दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डेटा को स्टडी करता है, ये कभी भी इंडिविजुअल डेटा को स्टडी नहीं करता है। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका इमरजेंस कैसे हुआ, मतलब ये कहाँ से डिराइव हुआ, किस कंडीशन में डिराइव हुआ, कैसे डिराइव हुआ। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज इमर्ज। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं वही स्टेटमेंट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज इमर्ज बाय J.M. कीन्स, यानी कि जॉन मैनार्ड कीन्स ने, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं ने मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट जो है वो डिराइव करा था। ओके, सबसे पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड किसने डिराइव किया या किसने यूज़ किया? तो J.M. कीन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इनका नाम हमें बहुत ध्यान रखना है। अब उन्होंने कैसे डिराइव किया? तो उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी। द नेम ऑफ द बुक इज, जो अंडरलाइन कर रखा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मतलब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के अंदर फर्स्ट टाइम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो यूज़ हुआ था। ओके, तो अब अपन समझते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन हुई कि उन्होंने एक बुक लिख डाली। तो हम ये देखते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि जब इन्होंने ये बुक लिखी थी तो उसके पहले कुछ ऐसी कंडीशन आई थी जब इकोनॉमी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो द डिप्रेशन इज डिप्रेशन ऑफ 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का हुआ था उसमें वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एकदम से डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में चली गई मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, आइडल वर्कर्स रह गए, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, मतलब बेरोजगारी की कंडीशन हो गई थी। जैसे अगर हम हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी बात करें तो अभी थोड़े से टाइम से कोविड चल रहा है, ठीक है। तो अभी काफ़ी लोगों के पास वर्क नहीं है या बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी डिप्रेशन चल रहा है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे अभी थोड़े टाइम के लिए हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया, आइडल हो गया। वर्कर क्या हो रहे हैं, थोड़े से टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, फैक्ट्रीज आइडल होती जा रही है ना। तो ऐसी ही कंडीशन 1929 में आई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएसए ने एक पॉलिसी निकाली थी, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी वाज दैट कि बाय नाउ पे लेटर, ये पॉलिसी का नाम था, बाय नाउ एंड पे लेटर। मतलब कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, तो हमें इंस्टेंट पैसे देने पड़ते हैं और कंपनी हमको शेयर दे देती है। बट यूएसए ने कहा कि काम करो, आप हमसे अभी लिखवा लो या आप हमारे पास ऐसा रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं कि हाँ आप हमारी कंपनी के इतने शेयर्स लोगे, बट एक्चुअली आपको भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट आपको एंड में करना है। आप ही सोचिए एकदम से कि अगर आपको कोई शॉपकीपर बोले कि भैया एक काम करो, मैं इतने आपको 5 लाख रुपए के गुड्स चाहिए, 7 लाख रुपए के गुड्स चाहिए, आप अभी ले लो, पैसे बाद में दे देना। ऐसी अगर कोई दुकान वाला अगर लेके बैठ जाए, दुकान खोल के बैठ जाए, तो सोचो क्या होगा। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लोग सारे गुड्स लेने के लिए चल जाएंगे, और फिर जब पैसे देने की बारी आएगी तब क्या होगा, लोग बोलेंगे चलो ठीक है हमने तो कंजम्पशन कर लिया, हमको पैसे देने से क्या मतलब। यस और नो। ऐसी कुछ कंडीशन बन गई थी कि बैंक्स के अंदर जो पैसे थे वो भी लोगों को क्या करने पड़ रहे थे, विड्रॉल करने पड़ रहे थे। तो इकोनॉमी के अंदर एकदम से क्या हुआ, उन्होंने पे नाउ सॉरी बाय नाउ पे लेटर की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और उस पॉलिसी के उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स तो बढ़ गए। जो वॉलमार्ट स्ट्रीट है वहाँ की, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो रन होता है यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में, तो न्यूयॉर्क में है ये, बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहाँ पे हुआ यही कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया बट कंपनी के पास एक्चुअली कैश आया नहीं था। तो फिर क्या होने लग गया, धीरे धीरे कंपनी के अंदर मार्केट में पैसे की शॉर्टेज होने लगी। जैसे ही पैसे की शॉर्टेज होने लगी तो वहाँ पे सारे लोगों के पास भी पैसे की क्या होने लगी थी, शॉर्टेज होने लगी थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिख रहा था पैसे ज़्यादा है बट एक्चुअली हो नहीं रहा था। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, जब इकोनॉमी में पैसे की बहुत सारी शॉर्टेज हो गई थी। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था उस टाइम की। तो उसके पहले की कंडीशन ये थी कि सब लोग ऐसा सोचते थे कि इकोनॉमी में कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क करती हैं, कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। बट जैसे ही 1929 का डिप्रेशन आया तो उसने यूएसए के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी ले लिया।
यूएसए पे इफेक्ट पड़ा, ब्रिटेन पे इफेक्ट पड़ा, इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। खैर इंडिया के अंदर तो इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपने यहाँ वर्किंग करी थी। बाकी इफेक्ट सारी कंट्रीज़ के ऊपर पड़ा था इस ग्रेट डिप्रेशन का। तो उसी टाइम जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जेएम किम्स, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उन्हीं ने ये वर्ड डिराइव किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब स्टूडेंट ये जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन है ना, इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या कंडीशंस हुई थी, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने सिर्फ बेसिक बताया है। तो उस जब जब कंडीशन आई थी, तो उस कंडीशन के अंदर या फिर उस टाइम के अंदर यूएसए में 1929 से लेकर 1933 तक के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 3% से 25% तक इंक्रीज़ हो गया था। मतलब 3% से 25% लोग जो इकोनॉमी के अंदर थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड। पर उसके पहले लोग ये सोचते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो यही एक इमरजेंस था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज दैट हेल्पफुल इन फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब कि इफ़ देयर वुड बी अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। यू नो दैट हमने पढ़ रखा है कि गवर्नमेंट बजट बनाना, तो गवर्नमेंट बजट बनाती है, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक पूरी कंट्री के लिए बना रही है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। या फिर गवर्नमेंट कोई फिजिकल पॉलिसी क्रिएट करी है, फिजिकल पॉलिसी मेंटेन करी है, तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट वुड बी हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू नो दैट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो माइक्रो एस्पेक्ट कुड ऑल्सो बी स्टडीड। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कुड बी हेल्पफुल फॉर माइक्रो एस्पेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। मतलब कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने हमारी इंडिया की नेशनल इनकम देखी, फिर उसको अपन ने दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम से कंपेयर किया, या फिर वी कैन से कि हमने करंट ईयर की नेशनल इनकम देखी, उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, तो वी कैन इजीली एनालिसिस द ग्रोथ, हमने कितना डेवलपमेंट लेके आया, इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ, वो हम कंपेयर कर सकते हैं with the help of macroeconomics. आगे स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यू नो दैट इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट आर राइजेज इन मार्केट। जब भी मार्केट में सारी कमोडिटी के प्राइजेस राइज हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। मतलब कि मार्केट में इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाता है, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डिफ्लेशन बोल देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इजीली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ वेलफेयर। असेसमेंट ऑफ वेलफेयर मतलब कि आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लगाती है। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है उसने पैकेज इशू कर रखा है बहुत सारे लोगों के लिए, तो दैट वाज अ वेलफेयर स्कीम। ठीक है, तो इट कुड बी इजीली असेस विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया मैंने 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज इशू करा है, तो दैट वाज अ माइक्रो इन कॉन्सेप्ट। तो हमने इजीली अपना असेसमेंट कर लिया वेलफेयर का, दैट हाउ मच फंड हैड बीन यूटिलाइज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। उस पर्पस के लिए हमने कितना फंड यूटिलाइज किया, वी कैन इजीली एनालाइज इट। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यू नो दैट कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या होता है, हमको मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी असेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर्स में देख सकते हैं कि अच्छा 10 ईयर्स के पहले हमारा इकोनॉमी ऐसा रन कर रहा था, अब हमारी इकोनॉमी के अंदर ये फैसिलिटीज़ आई, इतने ब्रिजेस बने, इतने डैम्स बने, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ। तो इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वी कैन ईजिली एनालाइज एंड मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितना डेवलपमेंट हुआ हमारी इकोनॉमी में, पहले हमारे पास कम बैंक थे, अब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो गए, तो इट वुड बी डेवलपमेंट ना। तो हमने डेवलपमेंट एनालाइज किया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशन इन एन इकोनॉमी। यू नो दैट कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमने पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड है। वी कैन इजीली एनालाइज द फ्लक्चुएशन, कब मार्केट रेट चेंज हो रहा है, कब मार्केट में टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है, कब मार्केट की क्या कंडीशंस हो रही। ओके, तो ये अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो दीज वर दी सम बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। चलिए स्टूडेंट, तो अब अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है दैट मेजरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कभी कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसे मेज़र कर पाएँ। जस्ट अज्यूम कि अगर कोई चीज़ हमें बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है, तो हमको उसका क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा एस्पेक्ट कवर करना पड़ेगा। तो सेम वे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है कि इफ़ यू वांट टू डू अ वर्क एट मैक्रो लेवल, तो हमको बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी पड़ती है। कभी कभी हम रैंडम सैम्पलिंग लगाते हैं, कभी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लगाते हैं, जैसा हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है।
तो हम वो सैम्पलिंग के थ्रू अपने आंसर को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, या इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी कि हम इजीली उसको मेजर कर पाए, हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्टी आती है क्योंकि हमें लार्ज एस्पेक्ट को कवर करना है ना, तो बहुत सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, और टेक्निक्स जो होती है वो ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा सही रिजल्ट ही प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डजंट डिपिक्ट करेक्ट पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। इट मीन्स कि कभी कभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको करेक्ट पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता। इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्जाम्पल समझो, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके 70% आए हैं, ठीक है, 12th क्लास में उसने 70% सिक्योर करा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया उसके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए होंगे, 70। बट इट्स नॉट नेसेसरी ना, ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आए हों। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आए हों, 50 मार्क्स आए हो, और किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 90 आ गए हो, बट हमने एवरेज क्या निकाला, 70 मार्क्स आए, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेवल, जब अपन मैक्रो लेवल के बारे में बात करते हैं तो देन सम टाइम हम क्या करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को एनालाइज करते हैं और उसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी लगाते हैं जो मैक्रो लेवल पे होती है। तो यही होता है कि दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको कभी कभी सही पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंक्लूजन्स आर नॉट प्रैक्टिकेबल। मतलब कि कभी कभी हम जो कंक्लूजन डिराइव करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, तो रिजल्ट, मतलब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करी, अब हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर अस ना। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी जगहों पे क्या चल रहा है कि बैंक ने एक स्पेसिफिक सीआरआर जो है उसको डिक्रीज़ कर दिया, या बैंक ने अपनी बैंक रेट्स को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो कभी कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। या फिर मैं ये बात करूँ कि इंडिया में बैंक रेट डिक्रीज़ हुआ, इट नॉट नेसेसरी कि यूएसए को भी अपना बैंक रेट डिक्रीज़ कर देना चाहिए वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर दूसरी कंट्री को भी बैंक रेट डिक्रीज़ कर देना चाहिए। तो यही चीज़ होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट अ कंक्लूजन हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, मीन्स इट कैन वेरी, ये चेंज होता रहता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। वी कैन इजीली से कि हम कभी कभी इंडिविजुअल यूनिट को भी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि जब अपन लार्ज डेटा को स्टडी करते हैं तो देर में भी चांसेस कि हमारा इंडिविजुअल डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा हमसे। और हमको पता है कि स्मॉल एरिया जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है, फाउंडेशन का काम करता है। जैसे आप एक बात करो कि आप एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, तो आप उस चैप्टर के हर छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ोगे, पर कभी कभी आप ऐसा करते हो ना कि चलो पूरा चैप्टर पढ़ना है तो अपन एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाकी एग्जाम में कभी छोटे में से बैठ जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। सेम वे में ये होता है कि कभी कभी अपन इंडिविजुअल यूनिट को क्या कर देते हैं, इग्नोर। मैक्रो लेवल पर पढ़ने के लिए हमने बड़ा पढ़ने के लिए क्या करा, छोटे यूनिट को छोड़ दिया। तो यही चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।